हेलो बच्चों, आप सबके बीच में मैं एक छोटा सा चैनल फिजिक्स साइकिल लेकर आ चुका हूं। इस फिजिक्स साइकिल चैनल में आप सबके लिए फिजिक्स से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस होती हैं वो अपलोड करते रहेंगे। आज हम बात करते हैं क्लास 12th की। क्लास 12th में स्टार्टिंग का चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी जो चैप्टर है वो रिलेटेड है आवेश से, चार्ज से रिलेटेड है। तो हम चार्ज से पहले चार्ज के बारे में न जानकर चार्ज से रिलेटेड जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज है, जितने फिजिक्स में पार्ट डिवाइड करते हैं चार्ज से स्टडी करने के लिए, उसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं पहले। तो हम अगर चार्ज की बात करते हैं तो अगर चार्ज इज एट रेस्ट, मतलब आवेश जो अगर हमारा स्थिर हो, जब आवेश स्थिर होगा तो हम जो भी स्टडी करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी करेंगे। स्थिर वैद्युतिकी है, इस चैप्टर का नाम होगा स्थिर वैद्युतिकी। इस स्थिर वैद्युतिकी में हमारा 3-4 चैप्टर होगा। उसके बाद अगर आवेश जो है वो मूव करना शुरू कर दे, मोशन करना शुरू कर दे, तो चार्ज इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तब के कंडीशन में जो भी हमारा फिजिक्स का पार्ट होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब वैद्युत चुंबकत्व है। इस वैद्युत चुंबकत्व में भी हमारा 5-6 चैप्टर हैं, उन सबको भी हम लोग आसानी से पढ़ेंगे। उसमें है वो कह रहा है कि आवेश जो है यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तब के कंडीशन में हमारा वैद्युत चुंबकत्व बना। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करते हैं चार्ज इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर हमारा जो चार्ज है नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तब के कंडीशन में क्या होगा, जो भी स्टडी करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग का क्लास 12th में एक चैप्टर है जो कि हमारे फिजिक्स के आधे पार्ट का लास्ट चैप्टर है। तो इस तरीके से हमारे पास जितने भी आवेश से संबंधित चैप्टर्स होंगे कुछ इस टाइप से होंगे। फर्स्ट चैप्टर एक बार फिर से स्टार्ट कर देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या होगा, आवेश स्थिर होगा। आवेश जब स्थिर होगा तो स्थिर वैद्युतिकी। नेक्स्ट उसके बाद जब आवेश यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, वैद्युत चुंबकत्व। अब उसके बाद अगर चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है तो इस वैद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हम बात कर लेते हैं अपने चार्ज की। चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है। तो आवेश के बारे में सिंपली हमसे ये बोला जाता है कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ आकर्षण, वैद्युत आकर्षण अथवा वैद्युत प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। चार्ज क्या है, किसी पदार्थ की प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से वह पदार्थ वैद्युत आकर्षण अथवा वैद्युत प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो इस तरीके से हमारा ये वैद्युत आवेश। अब हम बात करते हैं कि हम जो वैद्युत आवेश को लिए चार्ज इज एट रेस्ट, तो पूरी की पूरी फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दैट मीन्स स्थिर वैद्युतिकी। इस स्थिर वैद्युतिकी में आवेश को स्थिर मानकर पूरा का पूरा फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे अभी फिलहाल। तो पूरा का पूरा हम लोग क्या करेंगे, आवेश को स्थिर कर देंगे। स्थिर आवेश होगा तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, इन सब चीजों को देखने के लिए हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर क्लास 12th का स्टार्ट करते हैं। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा स्थिर वैद्युतिकी में। उसमें भी फर्स्ट चैप्टर हमारा कूलाम का नियम है। उसके बाद हम लोगों को उस कूलाम के नियम वाले चैप्टर में पहला हम लोग आवेश को जानना पड़ेगा। आवेश क्या होता है, आवेश के बारे में हम बता दिए, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ वैद्युत आकर्षण अथवा वैद्युत प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वह क्या कहलाएगा, उस पदार्थ का आवेश कहलाएगा। आवेश जनरली होता क्या है, आवेश किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को निकल जाने की घटना को भी कह सकते हैं या किसी अन्य पदार्थ से किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन आ जाने की भी घटना कह सकते हैं। आवेश जो होता है वो सिंपली देखा जाए तो दो प्रकार का होता है। आवेश जो है दो प्रकार का, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश किस तरीके से होता है, अगर हमारे पास कोई पदार्थ हो, इस पर बाहर से अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए, जब बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इसके कंडीशन में क्या होगा, ये बाहर से इलेक्ट्रॉन लिया है, जब लेगा तो ये ऋणात्मक बोला जाएगा। अगर कोई पदार्थ हमारे पास है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए तो उस कंडीशन पे ये क्या बोला जाएगा, धनात्मक आवेश बोला जाएगा। तो किसी भी पदार्थ पर अगर इलेक्ट्रॉन बाहर से दे दिया जाता है तो वो पदार्थ जो है वो क्या कहलाएगा,
ऋणात्मक आवेश के रूप में देखा जाएगा। अगर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को निकाल कर हटा दिया जाए तो वो क्या धनात्मक आवेश के रूप में देखा जाएगा। धनात्मक आवेश में होता क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, उसके पास जितना इलेक्ट्रॉन था उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, वो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। लेकिन ऋणावेश पर क्या होता है, बाहर से इलेक्ट्रॉन आ चुका है इसलिए इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। तो किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा तो वो ऋणावेश के रूप में देखा जाएगा, और किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो वो उस कंडीशन पे धनावेश के रूप में देखा जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास आवेश जो है वो दो प्रकार के हुए। अगर हम आवेश की प्रॉपर्टीज की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज में क्या होता है, आवेश की पहली प्रॉपर्टीज हम लोग सीधा सीधा बोल देते हैं, आवेश जो है वो दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। पहला आवेश क्या होगा, धनावेश, और दूसरा आवेश क्या होगा, ऋणावेश। दूसरा ऋणावेश। सेकंड पॉइंट की बात करें तो आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण क्या होता है, सीधा सीधा इसको कह सकते हैं कि आवेश संरक्षित होता है। अगर पूरे निकाय की बात किया जाए, किसी निकाय की बात की जाए तो पूरे निकाय में जो आवेश होता है वो संरक्षित होता है। कोई भी हम लोग निकाय ले लेते हैं, अगर ये निकाय ले लिए, इसमें 3 यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पर चले आए, कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पर चले आए, और कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पर चले आए, तो संपूर्ण पूरे निकाय का आवेश क्या होगा, अभी भी नियत होगा, फिक्स होगा, जितना पहले था अब भी उतना होगा। तो सीधा सीधा इसको ये भी कह सकते हैं, आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ आवेश को एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित किया जा सकता है। सिंपल छोटा सा अगर एग्जांपल देखें, ये हमारे पास एक पदार्थ हो, दूसरा पदार्थ ये हो, इस वाले पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इस पर क्या होगा, धनावेश होगा। अगर इस वाले पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन लाते हैं तो इस पर क्या होगा, ऋणावेश होगा। इस पदार्थ से निकालकर इलेक्ट्रॉन को इस वाले पदार्थ पर ला दिए तो इस पर धनावेश हुआ, इस पर ऋणावेश हुआ, लेकिन टोटल निकाय का आवेश अगर देखा जाए तो उस टोटल निकाय का आवेश क्या होगा, शून्य होगा। पहले जितना था अब भी उतना ही होगा। अगर टोटल जितना धनावेश उत्पन्न हुआ उतना ही ऋणावेश उत्पन्न हुआ तो टोटल आवेश क्या हुआ, 0 माना जाएगा। तो यही कहा गया है कि आवेश का संरक्षण, अथवा इसको बोल सकते हैं हम लोग कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता न ही नष्ट किया जा सकता, बस इसे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पे स्थानांतरित किया जा सकता है। ये आवेश का संरक्षण हो गया। दूसरा, तीसरा आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण ये क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण इसके लिए बोला जाता है Q = N/E, इस रूप में देखा जाता है। मतलब अर्थात हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का जो संपूर्ण आवेश होता है वो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का गुणनफल होता है। इसको कुछ इस तरीके से न कहकर ये भी कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का संपूर्ण आवेश उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। n इंटीजर, ये पूर्ण संख्या है, n जो है वो पूर्णांक है। तो Q = N/E अर्थात किसी भी पदार्थ का जो संपूर्ण आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकले तो 3.5 इलेक्ट्रॉन निकले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। या किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन जाए तो 4.5 इलेक्ट्रॉन चला जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी इलेक्ट्रॉन की संख्या जाएगा वो पूर्ण संख्या के रूप में जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो पूर्ण संख्या के रूप में जाएंगे। ये आधे के रूप में इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता। तो ये हो गया हमारा आवेश का क्वांटीकरण Q = N/E।
नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें फोर्थ पॉइंट, तो फोर्थ पॉइंट के लिए बोला जाता है कि आवेश जो है वेग पर निर्भर नहीं करता। परंतु द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता परंतु द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। मतलब किसी आवेश को यहाँ से उठाकर फेंक दें उधर की तरफ, तो वहां पर पहुंचेगा, जितना आवेश होगा वो यहाँ पर आवेश जितना था उतना ही होगा। ऐसा नहीं कि उठा के फेंक दिए, वेग में परिवर्तन हुआ तो उसमें आवेश में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन द्रव्यमान में क्या होता है कि किसी पिंड के द्रव्यमान का वेग पर निर्भरता, ये हम लोग एक फार्मूले द्वारा देखते हैं। m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पे एम नॉट क्या है? रेस्ट मास है, और m क्या है? वो गति का द्रव्यमान है। जब गति कर रहा है तब द्रव्यमान कितना होगा? ये स्मॉल m है। m नॉट क्या है? जब वस्तु स्थिर है तब का द्रव्यमान है। v वेग हो गया और c प्रकाश की चाल हो गया। अगर इस फार्मूले द्वारा चेक किया जाए कि अगर वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन पे m की वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा। यह m नॉट जो है वो रेस्ट मास है, वो फिक्स वैल्यू होगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल, c जो है वो भी फिक्स होगा। हमारे पास बचा v। अगर वेलोसिटी v की वैल्यू बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो m की वैल्यू पर क्या इफेक्ट डालता है, इसको चेक करने के लिए यहाँ पर देखेंगे। यदि हम इसको कुछ इस तरीके से लिखें, यहाँ पे अगर चेक किया जाए, अगर वेलोसिटी v की वैल्यू बढ़ाते हैं तो v की वैल्यू बढ़ाएंगे तो उस कंडीशन पे होगा क्या? v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू भी बढ़ेगा। सी स्क्वायर तो फिक्स है, लेकिन v की वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू भी बढ़ेगा। जब v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगा तो उस कंडीशन पे अगर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की बात करें, 1 में से बड़ी क्वांटिटी अगर घटाते हैं तो जो भी क्वांटिटी आएगा वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अगर 1 में से छोटी क्वांटिटी घटाते हैं तो वो क्या आता? बड़ा आता। लेकिन ये बड़ा हो गया था, उस 1 में से बड़ी क्वांटिटी को घटाएंगे तो जो भी क्वांटिटी आएगा वो क्या आएगा? छोटा आएगा। अब अगर उसके बाद बात करें 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर छोटा हो गया, अगर इसका रूट लेते हैं 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर तो ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और ये वैल्यू अगर और छोटी हो जाती है तो m अपॉन रूट में ये वैल्यू है, इसका मतलब ये वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। और जब किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, जिसको हर बोलते हैं, अगर वो छोटे हो जाए तो टोटल संख्या क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। इसका मतलब m की वैल्यू क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब कि वेलोसिटी v की वैल्यू बढ़ाए थे तो m की वैल्यू क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि जैसे जैसे किसी पिंड का, किसी वस्तु का वेग बढ़ाते हैं हम लोग, वैसे वैसे उसका द्रव्यमान भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सोचने वाली बात यह है कि ये जो फॉर्मूला यूज होता है वो कब यूज होता है? हम डेली लाइफ में हम इतनी वेलोसिटी नहीं दे पाएंगे कि ये वाला फार्मूला यूज कर लें। ये फार्मूला थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का है। इसमें होता क्या है कि किसी भी पिंड का, जो किसी भी वस्तु का वेलोसिटी जो है, वेग जो है, अगर c के कंपैरिजन में है तब तो ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। v की वैल्यू जो है वो c के कंपैरिजन में, c की वैल्यू कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसके वेलोसिटी के कंपैरिजन में इस वेलोसिटी की वैल्यू हो तब ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं अप्लाई कर सकते। तो यहाँ पर सीधा सीधा कहने का मतलब ये था कि किसी भी पिंड का जो द्रव्यमान होता है वो वेग पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो आवेश है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है। किसी भी आवेश को यहाँ से चाहे जितने भी वेग से फेंक दिया जाए, उधर जाएगा तो उतना ही आवेश होगा जितना यहाँ पर आवेश था। ये हो गया हमारा आवेश के गुण।
अब इस आवेश के गुण के बाद हम लोग पढ़ेंगे इस आवेश से संबंधित बल के बारे में। अभी इसमें कुछ पॉइंट छूट चुका था, पॉइंट ये छोटा है। पांचवें पॉइंट को हम लोग अगर इस तरीके से डिनोट करें तो पांचवा पॉइंट होगा, इसमें कह सकते हैं सजातीय आवेशों के बीच। सजातीय कौन कौन? धनावेश धनावेश, ऋणावेश ऋणावेश, ये क्या हो गए? सजातीय आवेश हो गए। इन सब के बीच जो लगता है वो बल प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अगर हम धनावेश और ऋणावेश की बात करें, जिसको हम लोग सिंपली बोलेंगे विजातीय आवेश, तो इस विजातीय आवेश के बीच लगने वाला बल क्या होगा? आकर्षण बल होगा, आकर्षण बल। ये पॉइंट छूट चुका था, इसको हम लोग को पहले ही बता देना चाहिए था कि धनावेश धनावेश सजातीय आवेश होंगे, ऋणावेश ऋणावेश सजातीय आवेश होंगे। इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा, मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और यहाँ पे क्या होगा? धनावेश अगर ऋणावेश हो मतलब ये विजातीय आवेश, विपरीत जाति के आवेश हों तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा? आकर्षण बल होगा। दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब उसके बाद इस आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, इन्हीं बल को हम लोग कूलाम के नियम द्वारा देखेंगे कि अगर कहीं पर दो स्थिर बिंदु आवेश रख दिए जाएं तो उन दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल कितना होगा। तो दो स्थिर बिंदु आवेश अगर कितनी कुछ दूरी पर रख दिए जाते हैं तो उस कंडीशन पर उनके बीच लगने वाला बल हम लोग यहाँ पे देखने चल रहे हैं, जिसका नाम होगा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, यहाँ पर कूलाम का नियम, ये कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को बताता है। दो स्थिर बिंदु आवेश अगर रखे गए हों कुछ दूरी पर, मान लेते हैं हमारे पास ये पहला Q1 आवेश हो गया और दूसरा ये Q2 आवेश हो गया। इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r। दोनों स्थिर बिंदु आवेश हैं, बिंदु आवेश लिए गए, दोनों स्थिर हैं, तो इन दोनों के बीच की दूरी r हो। तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल होगा वो बल आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा किन बात पर कि ये Q1 आवेश और ये Q2 आवेश किस प्रकृति के हैं, धनावेश हैं या ऋणावेश हैं। अगर दोनों धनावेश होंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर दोनों ऋणावेश होंगे तब भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश होगा तो उस कंडीशन पे आकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ पर कूलाम के नियमानुसार क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दैट मीन्स F जो होगा वो Q1 Q2 दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और क्या कहा गया कूलाम के नियमानुसार? और बोला गया कि लगने वाला जो आकर्षण बल होगा अथवा प्रतिकर्षण बल होगा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दोनों के बीच की दूरी r है, इसका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², ये मिल जाएगा। अब हमें पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो इक्वालिटी लाते हैं, और जैसे इक्वालिटी लाएंगे तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो F इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट वैल्यू स्मॉल k मान लेते हैं, स्मॉल k Q1 Q2/r², ये हो जाएगा। अब इस कंडीशन पे जो स्मॉल k है इसकी वैल्यू जो है वो कूलाम के नियमानुसार विभिन्न प्रयोगों के अनुसार पता चला कि k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, और जिसकी फिक्स वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये इसका हम लोग जो मात्रक है अभी हम लोग निकाल लेंगे कि कैसे इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर आया। तो स्मॉल k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹। इसमें एक छोटा सा शब्द आया है, ये 4 पाई, पाई के बारे में तो जानकारी है। एप्सिलॉन नॉट ये नया वर्ड है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट जो है इसको हम लोग सिंपली बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, कि निर्वात में वैद्युतशीलता। तो ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे लिख सकते हैं, जहां एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू निर्वात की वैद्युतशीलता।
ये निर्वात की वैद्युतशीलता हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दिया जाए तो हमारे पास F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा कूलाम का नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल का फार्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पर जो हम लोग लिखे थे स्मॉल k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इतना लिखे थे। अगर इसका मात्रक निकालना हो, ये स्मॉल के, ध्यान देना, कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मात्रक निकालना हो तो उस फिजिकल क्वांटिटी को एक तरफ हम लोग रख लेते हैं, बाकी सभी फिजिकल क्वांटिटीज को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। F इज इक्वल टू स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये था। हमें चाहिए स्मॉल k का मात्रक, तो स्मॉल k को एक साइड छोड़ते हैं। स्मॉल k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इधर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा तो एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 क्या हो जाएगा, इधर डिवीजन में हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्मॉल k का मात्रक लिखना स्टार्ट करते हैं। F बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आर स्क्वायर, आर क्या है, दूरी है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, उसका स्क्वायर है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। Q1 आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, तो कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम का स्क्वायर, तो k का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल k का मात्रक। स्मॉल k का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये हमारे पास मिल जाएगा। अब यहीं से जो हम लोग वैल्यू रखें k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁹, ये प्रयोगों के आधार पर पता चला है, फिक्स वैल्यू है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁹। अब यहाँ से अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालना चाहें तो एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज देते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹, ये मिल जाएगा। अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 1/4 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू रख देंगे इंटू 9 × 10⁹। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इन सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके ऊपर भेजेंगे। इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू जो आएगा वो 8.85 गुणे 10 के घाते -12, ये 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ये वैल्यू आएगा। और इस वैल्यूज का जो मात्रक होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक था वो कितना था, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। लेकिन एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है तो क्या होगा, इसी का जस्ट रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि 1/, में है ये, तो इसका जस्ट रिवर्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, जो निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो इस निर्वात की वैद्युतशीलता की वैल्यू भी क्या होती है, फिक्स होती है। कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर।